हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पी ब्लॉक जो था वो कंप्लीट कर लिया था अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ वो सब इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पी ब्लॉक पढ़े हो आप तो डी एंड एफ ब्लॉक भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन अभी ख़त्म ही कर देते हैं, उसके बाद जो एक लास्ट सरफेस केमिस्ट्री रखा हुआ है वो कर लेंगे, मतलब कि पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो एग्ज़ाम गई है, ठीक है, वो मैंने उसके एमसीक्यूज देखे थे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो सभी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, या फिर ये जो ये क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंग लेवल जो है वो बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आप बुक देखोगे तो उसके अंदर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे वीडियो के अंदर जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आपके कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। सिर्फ कंसेप्ट आपका समझाएंगे कि कंसेप्ट क्या है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो एक लेवल पे होता है। मतलब कि वो अलग अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इवन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो टीचर खुद सॉल्व करने में उसके पसीने छूट जाए। ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट आपको आ गया तो एमसीक्यूज इजीली आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, उस पर डिपेंड करती है कि आप कितनी एप्लीकेशन कर रहे हो उसकी। ठीक है, पहले अगर आप उसके आंसर देखोगे तो हाँ इस ऐसे आया है, उसका सोल्यूशन देखोगे तब जाके आपको समझ में आया। ऐसा नहीं है कि आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो लेवल पे होता है, उसकी एप्लीकेशन आप कैसे करोगे उस पे होता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि नहीं आया है, ऐसा कुछ भी हो। मेरे भी पसीने छूटे थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पूरा ऐसा घुमा के रखे होते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें कंसेप्ट कैसे लगाना है, वो आप कैसे एप्लीकेशन कर रहे हो। मतलब कि एक कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, उसके बेसिस पे कौन कौन से एमसीक्यूज आप कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है वो। ठीक है, और ये जो चीज़ है ना एप्लीकेशन करने वाली, वो इतनी, मतलब कि क्या बोलूँ आपको, वो इतनी फार बेटर है। मतलब कि बहुत ही आगे आपको मेहनत करनी पड़ती है उसमें। अब इतनी मेहनत की आपको मालूम नहीं होगा कि अभी ये जेई एडवांस और नीट के लिए स्पेशल 12th के बाद ये लोग जो है या 3 या 4 साल ऐसे ही बिगाड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना डिसअपॉइंटेड मत हो कि यार एक साल में क्या क्या कर लोगे आप। समझ में आ रहा है ना? तो सिर्फ अपने बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, और ऐसा नहीं है सॉल्यूशन देख लेना, अगर आप एमसीक्यूज कर रहे हो ना तो सॉल्यूशन देख लेना। ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें आई जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट मैं यहाँ पे बिल्ड करवा दूंगा आपका, लेकिन उसके बेसिस पे एमसीक्यू कोई भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं कुछ यही आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यू ऑल नो पीरियडिक टेबल हमने देखा हुआ है। डी एंड एफ ब्लॉक, सॉरी यहां पे हम डी ब्लॉक की स्टार्टिंग करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, कभी भी कैपिटल मत लिखना, यहां पे डी जो है वो कभी भी कैपिटल नहीं आता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 4th पीरियड, ये जो हमारा डी ब्लॉक है ना वो 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। 1st, 2nd, 3rd एंड 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो हमको मालूम है। इट कंसिस्ट ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। इसके अंदर जो है वो कितने ग्रुप है, 3 से लेके 12 तक, मतलब कि 10 ग्रुप्स होंगे। सीधी सी बात है, डी ऑर्बिटल्स जो होती है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, तो 10 ही ग्रुप होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, 4th पीरियड जो है वो 4th शेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम है 1s
फिर 2s 2p जो हमने 11th में पढ़ा था, फिर 3s 3p 3d, ठीक है, फिर 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये पहली बार जो स्टार्ट हुआ, ये सीरीज हमारी स्टार्ट हुई यहां से, d हमको मिलता है यहां से, उसके बाद हमें कंटिन्यूसली d और f दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? वही मैं समझा रहा हूं, यहां से d पहली बार यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे तो नहीं होगा, d ऑर्बिटल यहां से होता है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसीलिए पहली जो सीरीज होती है वो 3d सीरीज होती है, ठीक है, लेकिन वो 4th पीरियड में होती है। क्यों ऐसा है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स आर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच आते हैं, हमने देखा हुआ ये तो, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होती है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन, क्योंकि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाने के लिए एक ब्रिज जैसा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोला जाता है। एस और पी के बीच जो ट्रांजिशन होता है, एक ब्रिज है, इसलिए उसे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 10। अब यहां पे अगर जनरल मैं वापस से लिख लेता हूं, GE इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो लिख सकते हो, n-1 d 1 to 10 और ये जो है वो ns 1 to 2 है। तो यहाँ पे ये जो शेल है, यहाँ पे ns, ये np होगा, nd होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए। तो ये शेल जो है वो अल्टीमेट शेल है, अल्टीमेट शेल बोल दो इसको, वैलेंस शेल बोल दो, या फिर इसे लास्ट शेल बोल सकते हो आप, ठीक है, ये वाली। और ये जो है वो है इनर शेल और पेनल्टीमेट शेल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। ये इनर शेल है और ये जो है वो वैलेंस शेल है, जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में देखा था, जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट की डेफिनेशन थी कि दोज एलिमेंट्स विच हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस ऑर्बिटल। इन एस वैलेंस शेल की जो एस ऑर्बिटल होती है उसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन वो थी कि दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन पी ऑर्बिटल्स। वैलेंस शेल की पी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहां पे फंडा थोड़ा अलग है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की डेफिनेशन थोड़ी अलग है। क्या है वो हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहां पे ये वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल है और ये इनर शेल है। इनर शेल जो है वो यूजुअली बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं, वैसा हमने पढ़ा हुआ है अभी तक। लेकिन इस केस के अंदर, इन दोनों केस, यही केस के अंदर एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, द एनर्जी गैप बिटवीन n-1 d and ns is very little, बहुत ही कम है। So electrons can easily jump from
n-1d to ns और ns to n-1d, वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा। मतलब कि या अगर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां से यहां तक कूद सकते हैं और यहां से यहां तक भी कूद सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू, मैं लिख लेता हूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी पर्पस। ओके, जिसकी जैसी स्टेबिलिटी होगी वैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे कूद सकता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है। देखो ये वैलेंस शेल है और ये इनर शेल है, तो भी मतलब कि ये दोनों के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट होंगे, तो यहां पे ये मेन चीज है। और ये एनर्जी गैप वाला फंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। दैट्स वाई बोथ n-1d and ns electrons take part और पार्टिसिपेट लिख लेते हैं, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दोनों ही शेल की ये जो D है और ये S है वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वैसे तो ये इनर शेल वाला फंडा किसी में लगता नहीं है, लेकिन इसके अंदर लग रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम सीरीज देख ले तो स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। ठीक है, तो चलो यहां से यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे 4th पीरियड से स्टार्ट होगा, देन 5th पीरियड, देन 6th पीरियड, देन 7 पीरियड तक जाएगा ये। ठीक है, 4th पीरियड से स्टार्ट होगा। अगर 4th पीरियड से स्टार्ट होगा तो 4th, ये पीरियड का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी इसके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या होगी, n इज इक्वल टू 4 होगी, इसके लिए 5 होगी, इसके लिए 6, इसके लिए 7। ठीक है, ये सब चीजें हमने 11th में ही पढ़ी हुई है। 4th पीरियड का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। इसका मतलब है कि ये शेल है, ये क्या बताती है, एनर्जी लेवल, मतलब कि शेल की वैल्यू बताती है ये। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे होगा, तो हमने आउबाउ प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था। लोअर लेवल में जिसकी एनर्जी लो होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा, हाफ फील्ड पहले फिलअप होगा ना, ये रूल था आउबाउ प्रिंसिपल का। और एनर्जी कैसे शो होती है, n+l से। n+l कैसे फाइंड होता है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। l की वैल्यू कैसे होती है, s, p, d और f के लिए l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ये भी पढ़ा हुआ है हमने 11th में। तो यहां पे क्या होगा, पहले 4th पीरियड में देखो आप, 4th पीरियड में क्या होगा, पहले जो है ये 4th है तो 4s जो है पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, उसके बाद 4p में जाएगा अगर होगा तो। अब 3d में कैसे चला गया, पहले 3d में जाना चाहिए, 4s में क्यों गया, तो ये रूल लगता है इसमें। 4s के लिए आप देखो, 4s के लिए देखोगे तो n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे s के लिए l की वैल्यू क्या है, 0 है, तो n+l क्या हो गया, 4 हो गया। 3d देखो तो ये 3 है, और d के लिए l की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 5 हो गया। मतलब कि 3d की जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, 3d की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए जो है वो पहले इसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इसके अंदर जाएगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे 3s, यहाँ पे 3p, यहाँ पे 3d, और इसके बाद जो है वो 4s स्टार्ट होती है ये, तो पहले 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में जाएगा, पहले यहाँ पे भरेगा। वैसे देखे तो 4s जो है वो लास्ट शेल है, ये वैलेंस शेल तो है, लेकिन इसमें जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना। क्यों, s और p में डेफिनेशन क्या थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जा रहा था, लेकिन यहां पे वैलेंस शेल तो पूरी भर के लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो d में जा रहा है। किसमें जा रहा है, d में। ये पहले भरती है, उसके बाद ये भरती है 3d। देखो 4s पहले भरेगी, उसके बाद 3d भरेगी।
उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो 4p में जाएगा, ठीक है ना। तो ये लास्ट, ये जो वैलेंस शेल है वो तो भर जाती है पूरी, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट आते हैं, तो जो डेफिनेशन थी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे होगी मैं भाई यहां पे बता रहा हूं। अब 5 है तो यहां पे क्या होगा, 5s होगा, देन 4d में भरेगा, फिर 5p में भरेगा, ठीक है। तो यहां तक ये दो जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता है। इश्यू कहां पे आता है, इश्यू आता है कि यहां से ये जो दो पीरियड है उसमें थोड़ा चेंज आता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे 6s में भरता है, लेकिन अभी भरेगा 4f में, देन 5d में, देन 6p में भरेगा। वैसे ही यहां पे 7s में पहले भरेगा, देन 5f में, देन 6d में, ठीक है, देन 7p में भरेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो f आ गई। अब एनर्जी लेवल, जैसे ये n+l की वैल्यू आप निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और आउटबाउ प्रिंसिपल फॉलो होता है। यहाँ पे हाफ फील्ड पहले भरेगी, जिसकी एनर्जी लो, इसकी एनर्जी सबसे लो, उसके बाद 4f में, उसके बाद इसके अंदर, फिर इसके अंदर। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3d 1 to 10, 4s 1 to 2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 4d 1 to 10, 5s 1 to 2। जैसे ये है ना जनरल, यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू आप 5 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n-1 मतलब 5-1, वैसे ही है यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है। फिर यहाँ पे भी d की बात कर रहा हूँ मैं, d की यहाँ पे, तो क्या हो जा, यहाँ पे 5d 1 to 10 और यहाँ पे 6s 1 to 2 होगा, ठीक है। 4f को अभी भूल जाओ, अभी 4f को भूल जाओ। फिर यहाँ पे क्या होगा, 6d 1 to 10, 7s 1 to 2, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे ये तो अल्टीमेट शेल या वैलेंस शेल है, वो तो पूरी भर रही है, और यहाँ पे जा रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 3d सीरीज। क्या बोलते हैं इसे, कहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 3d सीरीज बोलते हैं इसको, पहली को 3d सीरीज। क्यों, वो मैंने आगे बताया था वो। उसके बाद ये जो है वो 4d सीरीज है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4d में जा रहा है। और ये 5d सीरीज, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा है, तो 6d सीरीज। समझ में आया कैसे 3d नाम सीरीज नाम पड़ा, कैसे 4d फिर 5d फिर 6d। समझ में आया इतना? ओके, तो नोट करो ये। अब यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको क्लियर करवाता हूं, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स जो है वो दो टाइप्स के हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन भी दो टाइप्स की ही होगी। ऐसा नहीं है कि सभी को हम ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स किसे बोल सकते हैं, तो पहली डेफिनेशन में लिख देता हूं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट n-1 d orbitals or orbital are called ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। वो सभी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के जिनकी ये जो n-1 d ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, 10 नहीं भरेगा, वो सभी एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोले जाएंगे, ठीक है। ग्रुप 3 to ग्रुप 11 जो है वो सभी एलिमेंट्स ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है, ठीक है। और एक आता है स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, दोज एलिमेंट्स हैव कंप्लीट n-1 d orbital in their नेटिव फॉर्म का मतलब है न्यूट्रल स्टेट, नेटिव फॉर्म और
आयनिक फॉर्म, मतलब कि ऑक्सीडाइज फॉर्म होगा तो आयनिक फॉर्म उसे बोल सकते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। अब ये जो है वो दोनों अलग चीजें है तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही, लेकिन इनकी जो डी ऑर्बिटल है ये n-1d, ये पूरी भरी हुई है, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे तो उसे स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन जो बाकी के डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 11 तक, ठीक है, वो सारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोले जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ ग्रुप 12 आता है। कौन सा आता है? ग्रुप 12, जिसके अंदर एक तो जिंक होगा, फिर कैडमियम एंड मर्क्यूरी। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये नेटिव फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। नेटिव फॉर्म मतलब कि न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है, वो होती है। ये जो 3D सीरीज है तो 3D10 4s2, ठीक है, ये 4D10 5s2 और ये 5D10 6s2 ये होती है। क्योंकि ये 10 10 10 पूरी भरी हुई है तो ये स्यूडो एलिमेंट्स बोले जाएंगे, स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर हम आयनिक फॉर्म की बात करें, आयनिक फॉर्म तो जिंक 2+, कैडमियम 2+ और Hg2+ बनाते हैं। क्योंकि ये वैलेंस शेल है तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से ही जाएंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो भी यहां पे क्या होगा? इनर शेल में तो 3D10 ही होगा, यहां पे भी 3D10 और यहां पे यहां पे भी 4D10 और यहां पे भी 5D10, तो ये सभी जो है तो भी क्या बोले जाएंगे? स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि आयनिक स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इनका जो डी है वो पूरा 10 में ही रहेगा, क्योंकि ये तो लास्ट शेल है और इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से ही जाएगा, है ना, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये पूरे ऐसे ही रहेंगे, इसलिए इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इन देयर नेटिव फॉर्म, जो ये नेटिव फॉर्म है, इन देयर आयनिक फॉर्म या ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म या आयनिक फॉर्म है, या आयन से कैटायन है, ठीक है। क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट सभी मेटल्स है तो ज़्यादातर मेटलिक नेचर शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है। अभी ये वो मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन आप लिख लेना अगर आपको याद नहीं रहता है कि ऑलमोस्ट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स, ठीक है। क्लियर? इतना समझ में आ गया। और एक चीज यहां पे मैं लिख लेता हूं, देयर आर डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज of pseudo transitional elements as compared to transition elements। इसका मतलब क्या है? इनकी प्रॉपर्टी इनसे अलग है। डी ब्लॉक के तो है ही, क्योंकि लास्ट जो है यहाँ पे डी में आ रहा है ना, इसलिए इसको डी में ही रखा हुआ है, कहाँ ऐसे तो कहीं पे रख नहीं सकते लेकिन ये दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी, ये जो 3 है ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी इन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स से अलग है, इसलिए इनको स्यूडो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? तो ये नोट करो। अब यहाँ पे थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन में वापस से करवा रहा हूँ, क्योंकि कैसे हमें एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो 3D सीरीज जो है, मतलब कि 4th पीरियड में स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैंडियम से, इसका एटॉमिक नंबर है 21, टू यहाँ पे होता है कैडमियम, सॉरी जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30, ठीक है। ये 4th पीरियड होता है 3D सीरीज। देन यहाँ पे होता है येट्रियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे 18 ऐड कर दो आप तो 9 और 39, ठीक है, 39 येट्रियम टू कैडमियम विच इज 48 अराउंड, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच होंगे, इनको गिनने से सीधे, तो यहाँ पे 39 है,
40, 41, 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो यहाँ पे 48 होंगे, ओके। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो है लेंथेनॉइड, ठीक है। इसमें भी आप 18 ऐड करोगे तो अराउंड 57 हो जाता है, ओके, 57। लेकिन इसके बाद जो सभी आते हैं 58 से लेके 71 तक, इनका अभी ये देखो 6 पीरियड है, 6 पीरियड है। तो यहाँ पे 6s के बाद 4f में 4f में जाता है और उसके बाद 5d में जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका सभी का जो है वो लास्ट d में ही जाता है, लेकिन यहाँ पे 4f आ जाता है नया, इसीलिए यहाँ तक जो है वो 4f में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में भी जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें 4f सीरीज बोला गया। क्या बोला गया? 4f सीरीज, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट यहाँ पे हमको मिलता है Hg, ठीक है, जिसका नंबर है अराउंड, उसके बाद 71 के बाद आते हैं तो 80 इसका नंबर आएगा, ठीक है। एक बार देख लेता हूं मैं भी, हाँ 80, ठीक है। ये 4f सीरीज बना दी। उसके बाद एक्टिनोइड आता है 89, एक्टिनियम, सॉरी ये लेंथेनियम है और ये एक्टिनियम है। उसके बाद भी ये 90 से लेके 102, 90 से लेके यहाँ पे 14 एटम्स होते हैं, या सॉरी 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 102 ही है ना, एक बार सॉरी 103 है, 103 है। तो 90 से लेके 103 जो है उसमें ये सेम होता है। अभी ये 7th पीरियड है तो 7s के बाद 6 में जाएगा, 5f में जाएगा, उसके बाद 6d में जाएगा, ठीक है। मतलब कि f में जाता है इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 5f सीरीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है और यहाँ पे भी जा रहा है तो ये 4f सीरीज, और यहाँ पे जा रहा है तो ये 5f सीरीज, ठीक है। इसमें भी 14 एलिमेंट्स होंगे। क्या होंगे? इसमें भी 14 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट है वो हमें मिलता है Cn विच हैज 112, ठीक है। ये मतलब कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की मैं एटम की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे जैसे थे ना वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये जो 4f सीरीज और ये जो 5f सीरीज है उनको एक अलग से रख दिया गया f ब्लॉक बनाकर, जिसमें 14 एलिमेंट्स जो है वो आते हैं, क्योंकि ये 4f सीरीज बोलते हैं इसको। दिस इज 4f सीरीज एंड दिस वन इज 5f सीरीज, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो लेंथेनॉइड के बाद आते हैं, ये इन्हें बोला जाता है लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और ये जो है वो एक्टिनॉइड के बाद आते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। इन सभी में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो F में जा रहा है, इसलिए उनको एक अलग से रख दिया, क्योंकि अभी D ब्लॉक में तो रख नहीं सकते, इसके अंदर ऐसे रख नहीं सकते ना, इसलिए इनको पूरा बाहर रख दिया है, क्योंकि टेबल तो ऑलरेडी बन गया है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इनको जो है वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये जो हमको मिले वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के अंदर के एलिमेंट्स है, इसीलिए बिकॉज ऑफ दे आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, क्योंकि वो अंदर छुपे होते हैं, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। उनको क्या बोला जाता है? इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया? ओके। तो ऐसी कुछ बातें जो बेसिक थी वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई, ठीक है, कि क्या क्यों इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दिया, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन तो बनता है। डी और एफ ब्लॉक जो है वो भी थोड़े इम्पोर्टेंट तो है, ऐसा नहीं है, एस और पी ही है ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ी क्वेश्चन जो है इसके रिगार्डिंग भी आते हैं, ओके। तो इस वीडियो में यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है वो आगे का फंडा हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।